दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट, पहली यूनिट होती है लक्स, इसको हम लक्स में मेजर करते हैं। और एक दूसरी यूनिट होती है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें से लक्स दिया है तो इसलिए हम इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि दो के दोनों में से कोई भी यूनिट आ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब एक अर्धचालक डोपित होता है तो क्या वृद्धि होती है? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन 1 नंबर है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रदीप्त फ्लोरेसेंट का रंग कैसा होता है? जिंक सिलिकेट के द्वारा जो कलर होता है वो हरे कलर का होता है। देखिए कुछ फास्फर और गैस की हेल्प से इसके कलर को बदले जाते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक सिलिकेट है, जिंक सिलिकेट, अगर जिंक सिलिकेट है तो इसका कलर हरा होगा। अगर कैडमियम बोरेट है, CD कैडमियम अगर बोरेट है तो इससे जो कलर होगा वह गुलाबी कलर होगा, ये गुलाबी कलर होगा। और इससे जो कलर बनेगा वो हरा कलर होगा। अगर मान लीजिए इसका कलर जैसे चेंज होकर के, अगर मान चेंज करना हो, नियान है तो नियान है तो लाल नारंगी रंग का हो जाता है, लाल नारंगी। अगर सोडियम है तो पीला कलर हो जाता है, पीले कलर का हो जाएगा। और अगर कैल्शियम है तो नीला कलर का, अगर कैल्शियम है तो नीला कलर का। अगर टंगस्टन है तो उससे भी नीले कलर का होगा, टंगस्टन है तो ये भी नीला ही कलर होगा, नीले कलर का। तो इस तरीके कई फास्फर और गैस से जो है इसको हम बल्ब में जैसा यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग उसके कलर भी चेंज हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक विलगक है, विलगक मतलब आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या है? यह एक प्रकार की एयर स्विच है जो हाथ से या मैनुअल रूप से संचालित किया जाता है। तो देखेंगे ये है आइसोलेटर, जो है आइसोलेटर को जीरो लोड पर ऑन एंड ऑफ किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसको ये कह सकते हैं कि भरोसे के लिए होता है। अगर सपोज करिए कहीं पर शटडाउन वगैरह लेना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है स्विच, यानी कि आइसोलेटर को हमेशा जीरो लोड पर ऑन एंड ऑफ किया जाता है। यानी कि सिस्टम को ऑफ करने के लिए पहले हम लोड को जीरो कर लेंगे सर्किट ब्रेकर से, उसके बाद ऑफ करेंगे। ऑन करना है तो पहले हम सर्किट ब्रेकर को ऑफ रखेंगे, उसके बाद फिर इसको फिर हम ऑन कर लेंगे, तब उसको ऑन करेंगे। इस तरीके, यानी कि जीरो लोड पर ऑन एंड ऑफ दोनों किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक का उपयोग से अधिक वोल्टता के लिए किया जाता है। अब एयर ब्लास्ट सर्किट कहाँ पर यूज किया जाता है? 132 के ऊपर अक्सर होता है, तभी हम इसको यूज करते हैं। और इसके लिए अलग अलग अक्सर जो है यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि इसको एयर को कंप्रेस करके उसमें आर्क क्वेंचिंग करने के लिए जो है हाई प्रेशर से उसमें एयर वहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है। तो इसका जो रेंज दिया गया है 132 के ऊपर की रेंज को हम यूज करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे,
द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ए 200 ओम रेजिस्टेंस विथ पावर रेटिंग 2 वाट ईच। अगर देखिए ये 2 वाट का कोई रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू जो है 2 वाट का रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम है, तो इसमें करंट की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हम निकाल लेंगे। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 2 डिवाइड बाई 200 करेंगे। ठीक, ये कट गया, 1 डिवाइड बाई ये आ गया। अब ये इसकी वैल्यू जो है आई स्क्वायर है, तो इसकी आई की वैल्यू हो जाएगी 1/10। अब इसको अगर हम मिली एम्पियर में अगर हमें बदलना है, ये इतना एम्पियर हो गया 1/10। अब 1/10 को हम लिखेंगे 0.1 एम्पियर। अब अगर हम मिली एम्पियर में बदलना हो तो यानी कि ये बड़ी यूनिट को अगर हमें छोटी यूनिट में लिखने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। जब 1000 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 मिली एम्पियर। इसका आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रेरणा मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है। यदि इसे 1350 आरपीएम की गति पर चले तो सर्पण की वैल्यू क्या होगा। स्लिप की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1500 माइनस 1350 डिवाइड बाई 1500 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, जितना परसेंट वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 150 डिवाइड बाई 1500 हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई 100। तो अब ये दोनों जीरो काट दिया, इसकी वैल्यू कट गई 15 दहम्मा 50, यानी कि 10% हो गया। इसकी वैल्यू 10% ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, इन टू फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाई, यानी फेज का वोल्टेज, अगर टू फेज सिस्टम है तो उसमें जो फेज का वोल्टेज होता है, अगर मान लीजिए 2 फेज है तो वे 90 डिग्री पर होता है। इसका जो सही ऑप्शन होगा बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में द ग्राफ बिटवीन आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर फॉर ए कांस्टेंट लोड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे वी कर्व बोलते हैं। इसे हम वी कर्व बोलेंगे, वी। इसको हम किसके बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, यहाँ जो है एक्स लाइन पर आई एफ होगी फील्ड करंट, और ये वाई लाइन पे जो है आई ए या आर्मेचर करंट। इसका जब डिजाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके बनता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, सर्ज टैंक इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट। किस पावर प्लांट में सर्ज टैंक की ज़रूरत होती है। सर्ज टैंक की ज़रूरत जो होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। यह सर्ज टैंक कहाँ लगाया जाता है, सर्ज टैंक जैसे मान लीजिए पेन स्टॉक जो आ रही है पानी लेकर के, यह कहीं टरबाइन होगा। मान लीजिए यहाँ टरबाइन है, यह टरबाइन है। इस टरबाइन में जो है यहाँ पर पानी दे रहा है। अगर मान लीजिए इसमें लोड का फ्लक्चुएशन आता है तो इसके अंदर लोड के घटने बढ़ने से, टरबाइन के लोड का घटने बढ़ने से इसमें जो है वाटर का सर्कुलेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, यानी कि इसमें जो है फ्लक्चुएशन होने लगता है, पानी का फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है। तो ये कह सकते हैं इसमें प्रेशर लो एंड हाई, इसमें प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर हाई हो सकता है, लो हो सकता है। इसके अंदर ये वाटर हैमरिंग होने लगती है। इस वाटर हैमरिंग को बचाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक
एक टैंक लगा देते हैं, कुछ इस तरीके होगा। यह कह सकते हैं एक कंडेंसर, एक कह सकते हैं। सर्ज टैंक का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए लोड घट रहा है तो इससे पानी ले लेगा यह टरबाइन। अगर लोड बढ़ रहा है यानी कि दबाव इस पर बढ़ रहा है तो पानी इसमें जो है बैक होकर के सर्ज टैंक में चली जाएगी। यानी कि यह वाटर के फ्लो को एक समान यूनिफॉर्म बनाए रखता है। यह सर्ज टैंक का मेन पर्पज ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एयर गैप पावर एंड मैकेनिकली डेवलप्ड पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इज 20 किलोवाट एंड 6 किलोवाट देन रोटर ओमिक लॉसेज, यानी कि ओमिक लॉसेज हमें पता लगाना है। देखिए एयर गैप हम इसको पीजी से डिनोट करते हैं। पीजी इक्वल टू होता है पी ओमिक लॉसेज को हम पी सी यू बोल सकते हैं, पी सी यू प्लस पी मैकेनिकल पावर, यानी कि डेवलप मैकेनिकल पावर, बस इतना ही लिखा जाए तो ये होता है। अब पावर देखिए यहाँ पर दिया है इंडक्शन मोटर का एयर गैप पावर, देखिए यहाँ पर गैप पावर पहले दिया है फिर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है। तो अब गैप का पावर कितना है 20,000 ओम, 20,000 वाट, और ओमिक लॉस हमें पता लगाना है, पी सी यू हमें पता लगाना है, और मैकेनिकल पावर कितना है 6,000 वाट, इसको हम प्लस 6,000 यानी 6 किलोवाट मतलब 6,000। तो पी सी यू निकालने के लिए इन दोनों को हम डिफरेंस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 14,000 आ जाएगा। इसका आंसर 14,000 या 14 किलोवाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत केंद्र नहीं है? जल विद्युत केंद्र कौन सा नहीं है? देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना ये भी एक जल विद्युत केंद्र है या पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। नागार्जुन भी है और कोयना भी है, ये महाराष्ट्र में है और ये पंजाब में है। और ये तारापुर जो है ये है एटॉमिक, यह तारापुर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए इसको हम नहीं मानते। इस क्वेश्चन देखिए नेगेटिव पूछा है इसलिए इसका आंसर तारापुर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द पैरामीटर ऑन विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड इज। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लीकेज फ्लक्स पर डिपेंड करता है। लीकेज फ्लक्स के बेस पर इसका जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज द कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होल्ड गुड, यानी कि इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसको, रोटर को होल्ड करता है, ये कह सकते हैं फील्ड को होल्ड करता है। इसमें जो सही ऑप्शन होगा फील्ड वाइंडिंग, तो सॉरी इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसके स्टेटर पर एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है और इसके अंदर यह इंडक्शन के इफेक्ट से इसके अंदर एक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसको होल्ड करके इसको पकड़ करके यह घुमाता है। अल्टरनेटर हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अल्टरनेटर में हम बाहर से मैकेनिकल पावर देते हैं तो यह उसको आर्मेचर के फ्लक्स को कट करता है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन इंडक्शन मोटर हम लगाएंगे। तो चलिए मोटर में ही होल्ड की प्रोसेस होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस की परावैद्युत का मान कितना होता है? इसके लिए एक लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको रीड कर लेंगे तो इससे आसानी से आंसर दे लेंगे। इसका आंसर दूसरा वाला होगा। वायु के मान से 2.5 टाइम यानी कि 2.5 गुना लगभग होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक परिणामित्र की पूर्ण भार
पर लौह हानि यानी कि आयरन लॉसेज 600 वाट है, अर्ध भार पर लौह हानि कितनी होगी? देखिए लौह हानि यहाँ अगर पूछ रहा है तो यानी कि यह कांस्टेंट लॉस के अंतर्गत आता है। तो कांस्टेंट लॉस चाहे जीरो लोड हो चाहे फुल लोड हो, किसी भी लोड पर ये हमेशा 600 वाट ही होगी। इसका आंसर 600 वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में इन ए 4 पोल 20 किलोवाट 800 वोल्ट वेव वाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर द करंट इन ईच पैरेलल पाथ। यानी कि देखिए वेव वाइंडिंग डीसी जनरेटर है, इसके पैरेलल पाथ में से प्रत्येक पैरेलल पाथ में करंट की वैल्यू क्या होगी? देखिए करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम करंट की वैल्यू टोटल निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू निकालने के लिए आई पी इक्वल टू होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, आई इक्वल टू पावर कितना है 20,000 वाट, 20,000 वाट डिवाइड बाई 180 ये टोटल पावर आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 20,000 डिवाइड बाई 180, इसमें आ जा रहा है 111, इसकी वैल्यू आएगी 111.11। अब इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि पैरेलल पाथ, यानी कि देखिए अगर वेव वाइंडिंग है इसमें दो इसमें कार्बन नंबर्स लगाए जाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं इसके 2 पैरेलल पाथ होते हैं, इसलिए इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 55.55 आएगा। तो आई की वैल्यू 55.55, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो इस तरीके इसका सही ऑप्शन जो होगा ये पहला वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द टाइप ऑफ प्रोटेक्शन यूजुअली प्रीफर्ड फॉर लो वोल्टेज सिस्टम ए। देखिए जो लो वोल्टेज के में हम जो यूज करते हैं, खासकर इसमें जो प्रीफर किया जाता है उसमें फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज यूज करने का मेन पर्पज होता है कि यह बहुत सस्ती यूनिट होती है और आसानी से हर एक लोग इसको रिपेयरिंग कर लेते हैं, और यह है इसके लिए ये लो वोल्टेज के लिए फ्यूज पर्याप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ए सिंक्रोनस मोटर विल फेल टू पुल इनटू स्टेप अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यह कोई मोटर है, वह यानी कि रन करने के लिए वह फेल हो जा रही है, वो खींचने के लिए फेल हो रही है, यानी कि चलने के लिए फेल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव लोड, यानी कि लोड का बढ़ जाना, इसका मेन पर्पज है लोड का बढ़ जाना। और इसके अलावा और हम देखते हैं नो लोड इनर्शिया, इससे कोई इसका कोई मतलब है नहीं। और नॉर्मल फील्ड एक्साइटेशन, नॉर्मल मतलब जितना एक्साइटेशन देना चाहिए उतना दिया जा रहा है। लो फ्रिक्शन, यानी कि इसके अंदर लो फ्रिक्शन है तो और अच्छी बात है, यानी कि इसमें मैकेनिकल लॉसेज घट जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक बैटरी 12.8 वोल्ट विद्युत वाहक बल 3.2 एम्पियर की धारा है, बैटरी द्वारा 5 मिनट में कितने कूलाम विसर्जन करेगा। देखिए इसमें चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि चार्ज मतलब होता है क्यू बराबर होता है I मल्टीप्लाई टी। अब हमें करंट भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो इसकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। करंट की वैल्यू 3.2 एम्पियर दिया है और टाइम की वैल्यू है 5 मिनट दिया है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये इसकी वैल्यू हो गया 3.2 मल्टीप्लाई 300, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 960 कूलाम आ जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 बैटरियां E1 E2 जिसका विद्युत वाहक बल क्रमशः 6 वोल्ट और 2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम एंड 3 ओम है, 5 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है, बैटरी के टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। यानी कि बैटरी के टर्मिनल वोल्टता मतलब ये कह सकते हैं नोड का वोल्टेज क्या होगा। अब देखिए इसका जो डिजाइन होगा कुछ इस तरीके बनेगा, ये मान लीजिए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, पहले बैटरी की वैल्यू कितनी है 2 ओम है,
2 ओम है। अब इसके साथ में जो सेल लगाया गया है इसके वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब इसके साथ में दूसरा भी लगा हुआ है बैटरी। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। और इसमें जो लगाया गया है बैटरी, वह बैटरी की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है। अब इसके साथ में एक रजिस्टर और लगाया गया है, वो भी पैरेलल लगा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 ओम है, 5 ओम। तो कुछ इसका डिजाइन इस तरीके बनेगा। तो हमें इस नोड पर जो है वोल्टेज पूछ रहा है, तो इस नोड पे वोल्टेज निकालने के लिए हम जो है आसानी से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये अगर फिगर बन गया है तो इससे हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके इसको हल करना होगा। हमें नोड वोल्टेज निकालने के लिए हम केसीएल लगाएंगे। केसीएल क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से करंट इन हो रही है और इन दोनों ब्रांच से हम आउट कर दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों बाहर की तरफ जाएंगे, तो इस वही फार्मूला हम लगा देते हैं। 6 माइनस वी, इस नोड का वोल्टेज हम वी मान लेते हैं, 6 माइनस वी डिवाइड बाई 2। अब ये इनकमिंग करंट हो गई। अब आउटगोइंग करंट ये दो ब्रांच से जा रही है, वी माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाई 3 और प्लस वी बाई 5। बस इसी को हल करने पर ये इसकी वैल्यू 3.55 आएगी। और अगर हम विस्तार में करना चाहें तो देखिए इसकी एलसीएम कितना होगा, 30 ले सकते हैं, हाँ 30 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 30 के पास में ले जाते हैं, इतना मल्टीप्लाई कर दें 30 हो जाए नीचे सभी की वैल्यू। तो ऊपर वाले में हम कितना कर दें, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, ऊपर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी हम क्या करें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई ताकि वैल्यू में फ़र्क न पड़े। और ऊपर वाले में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई 10 तियाई 30 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम दिखाना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से, नीचे भी कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30, नीचे वाले सभी ये डिनोमिनेटर गायब हो जाएंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 छक्का 90 माइनस 15v। अब इसके इक्वल में 10v माइनस 20 प्लस 6v हो गया, ये हो गया। अब इसको इधर अगर हम करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 इजक्वल टू 15 10 25 6 31v हो जाएगा। अब v इजक्वल टू क्या लिखेंगे, v इजक्वल टू 110 डिवाइड बाई 31। तो इसको हम कट पिट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.55 पे। इसको चेक भी कर लेते हैं, 110 डिवाइड बाई 31, 3.548 आ रहा है। इसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा है 3.548, लगभग उसी के इक्वल आएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, हाँ चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। द टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट ट्रांसफार्म 150 वोल्ट टू 30 वोल्ट, यानी कि देखिए 1500 वोल्ट टू 30 वोल्ट, यानी कि यह ट्रांसफार्म कर रहा है। प्राइमरी वोल्टेज अगर हम 1500 दे रहे हैं तो यह उसके बदले हमें 30 वोल्ट के आउटपुट पे दे रहा है, 1500 से 30 वोल्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर का रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मेशन रेशियो। देखिए इसमें दो होता है, एक होता है ट्रांसफार्मेशन इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है टर्न रेशियो पूछ रहा है। देखिए ट्रांसफार्मेशन एक रेशियो होता है
ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मान लीजिए यहाँ जैसे वोल्टेज V2 है, V2 डिवाइड बाई V1 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है टर्न रेशियो इसके जस्ट अपोजिट में होता है, यह होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब टर्न रेशियो के लिए ये फार्मूला होता है V1 डिवाइड बाई V2। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 1500 डिवाइड बाई 30, ये कट गया, 3 × 5 = 15, यानी कि 50:1 आएगा इसका आंसर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 3 वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में द रोल ऑफ ए स्टार्टर इन ए मोटर इज टू, यानी कि स्टार्टर का रोल क्या है मोटर में, इसके लिए होता है प्रिवेंट एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, यानी कि जो बढ़ी हुई करंट होती है या जब स्टैंड स्टाइल कंडीशन में जब मोटर को रन करना होता है तो उस टाइम काफ़ी हाई करंट हो जाती है, उसी को लिमिट में करने के पर्पज़ से इसको हम यूज करते हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है प्रिवेंट एक्सेसिव स्टार्टिंग करंट, इसका ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो प्रकाश उत्पादन कर रहा है उसमें किसमें वोल्टेज का अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे मान लीजिए वोल्टेज हल्का कम हो रहा है, तुरंत वोल्टेज उसकी इंटेंसिटी बल्ब का डाउन हो जाए, और थोड़ा सा बढ़े तुरंत बढ़ जाए, यानी उसमें ज़रा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज में, वैसे उसकी इंटेंसिटी पर भी इफेक्ट दिखे। तो इसमें जो बल्ब में दिखता है इनकैंडेसेंट लैंप में सबसे ज़्यादा दिखता है, इसके अलावा और पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए एलईडी बल्ब है, वोल्टेज हल्का सा अगर डाउन होता है तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी लगभग उतनी ही बनी रहेगी, और बढ़ेगा भी तो थोड़ा बहुत, उसमें भी ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मरकरी वेपर लैंप में भी वही, सोडियम फ्लोरेसेंट लैंप में भी यानी ट्यूबलाइट में भी वही रहेगा। तो कुल मिला के इनकैंडेसेंट लैंप पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन 24 का दूसरा वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। अब देखिए 60 को माइक्रो एम्पियर में हम मिली एम्पियर में बदलेंगे। अब देखिए 60 माइक्रो एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब मिली एम्पियर में लिखने के लिए क्या करना होगा, माइक्रो से अगर हमें बड़ी यूनिट में लिखना है तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, 10⁻³ से हमें डिवाइड कर देना होगा। अब इसको पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 3 कट जाएगी, तो 60 × 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि हम 1000 से भाग दे रहे हैं। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 60 / 1000। अब ये 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, अगर हम 100 से भाग देंगे तो 0.06 मिली एम्पियर आ जाएगा, इसका आंसर ये वाला होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये दूसरा वाला होगा। तो बस आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।